welcome to College Tutor. This is Miricha, your legal mentor. So today in this video, we will be dealing with the concept of mode of assignment, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास कि हम किसी वर्क को असाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में करने वाले हैं बात। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ा है कि असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर वहां पे वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉपीराइट पे भी हमने कई सारे सेक्शंस को डील किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी बारे में हमने बात की है काफी समय पहले। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारी वीडियोस को भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में मोड ऑफ असाइनमेंट, जो कि हमारा कॉपीराइट एक्ट जो है उसका सेक्शन 19 जो है हमें बताता है कि मोड ऑफ असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से मोड्स है हमारे पास कि हम किसी वर्क को असाइन कर सकते हैं, ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, जो आपका कोई भी जो वर्क होना चाहिए ना, वो वैलिड तभी माना जाएगा असाइनमेंट के लिए जब वो राइटिंग में होगा। दैट मीन्स दैट मस्ट बी इन टैंजिबल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, ठीक है, फिक्स्ड होना चाहिए। वो ऐसे मेयर आइडिया में नहीं होना चाहिए, रादर फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये साइन भी होना चाहिए बाय द असाइनर और बाय हिज ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। दैट मीन्स कि असाइनर अगर साइन करेगा तो माना जाएगा कि असाइनमेंट हो चुका है, और अदरवाइज वो किसी भी एजेंट को अपने अगर कहता है, वो उसको ऑथराइज करता है कि भाई मैं आज नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे, मैं कहीं बाहर हूं, तो वो उसको ऑथराइज कर देगा कि आप जाके ये जो असाइनमेंट है आप जाके करवा दीजिए, और उसका भी सिग्नेचर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके असाइनमेंट जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारे पास क्राइटेरिया है या मोड है जिससे कि हम असाइन कर सकते हैं किसी वर्क। दूसरे में आते हैं, जो कॉपीराइट असाइनमेंट होता है किसी भी वर्क में, वो बेसिकली शैल आइडेंटिफाई सच वर्क, ठीक है। वो जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई कैसे हम कर पाए वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड शैल स्पेसिफाई द राइट्स असाइन एंड द ड्यूरेशन एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सच असाइनमेंट। और स्पेसिफाई किया होना चाहिए, प्रॉपरली बताया होना चाहिए कि क्या क्या राइट्स जो है वो आप असाइन कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, क्या होगा आपके उस असाइनमेंट का ड्यूरेशन। मान लीजिए कि आप 1 साल के लिए कर रहे हैं, 6 महीने के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो वो भी स्पेसिफाई, आपका टाइम जो ड्यूरेशन है वो भी आपको स्पेसिफाई जो है वो करके बताना पड़ेगा, ठीक है। और टेरिटोरियल एक्सटेंट, मान लीजिए कि आप विद इन द कंट्री कर रहे हैं, किसी भी अदर स्टेट में वो पर्सन है, आप उसी टेरिटोरियल एक्सटेंट के अंदर कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई आप किसी अदर कंट्री में कर रहे हैं, वो जो पर्सन है वो बाहर किसी देश में है, तो वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया या दूसरा जो मोड है असाइन करने का, ठीक है। तीसरे में आते हैं, अब ये जो कॉपीराइट असाइनमेंट है ना किसी वर्क में, किसी वर्क का, शैल ऑल्सो स्पेसिफाई अमाउंट वही है जो रॉयल्टीज वगैरह होती है, या फिर कोई भी कंसिडरेशंस वगैरह जो होता है जो पे करना होता है, ठीक है। तो इसको स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है, कि ऑथर को कितना मिलना चाहिए रॉयल्टी, ये दोनों के बीच में आपसी सहमति से ये डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। टू द ऑथर और हिज लीगल एज, अगर उसके कोई लीगल एज है तो वो उनको भी कितना जो रॉयल्टी है उनके डेथ के बाद उनको मिलेगी, तो वो भी स्पेसिफाई किया जाना चाहिए, ठीक है। शैल बी सब्जेक्ट टू रिवीजन, एक्सटेंशन और टर्मिनेशन ऑन टर्म्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। अब यहाँ पे रिवीजन क्या होगा आपके असाइनमेंट का, एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है, या फिर टर्मिनेशन कब होगा, तो ये सारी चीजें भी आप क्या करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, असाइनर और असाइनी दोनों डिसाइड करके आपसी सहमति से ये भी वो क्या करेंगे, अपने एग्रीमेंट में लिखेंगे, ठीक है, बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मोड्स हैं वो इतने मोड्स हैं जो कि हमें असाइनर और असाइनी जो है उनके बीच में ये होना चाहिए। और भी कई सारे मोड्स है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आते हैं, हमने अभी कितने बात कर लिए, हमने अभी 3 बात कर लिए। अब आते हैं हमारे सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 हमारा क्या कह रहा है कि वेयर द असाइनी डज नॉट एक्सरसाइज द राइट्स असाइन टू हिम। मान लीजिए कि कोई असाइनर है,
उसने किसी असाइनी को जो उसका वर्क था उस पे उसके ऊपर जो कॉपीराइट था, उस जो भी राइट्स थे, उसने अपने वर्क को असाइन कर दिया है, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया है असाइनी को, ठीक। लेकिन अंडर एनी ऑफ द अदर सबसेक्शंस, ठीक है, जो भी हमारे इस सबसेक्शंस हैं हमारे मोड्स ऑफ द असाइनमेंट में, उसके अंदर उसने अपना जो राइट्स था वो असाइन कर दिया है, ठीक है। Within a period of 1 year from the date of assignment, the assignment in respect of such rights shall be deemed to have lapsed after the period of the said period unless otherwise specified in the एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि जहां पे अगर मान लीजिए कि असाइनी को जो राइट्स थे वो दे दिए गए हैं असाइन मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन वो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जिस डेट में असाइनमेंट हुआ है उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो जो उनका टाइम पीरियड था वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको जब कोई वर्क जो है असाइन कर दिया गया है तो आपको उन राइट्स को एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि ठीक है असाइन हो गया अब चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब हमारे पास तो वर्क आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उस वर्क को एक्सरसाइज भी करना होता है असाइनी को, ठीक। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डेट ऑफ असाइनमेंट के 1 साल के अंदर अंदर वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। जो वो उनका टाइम ड्यूरेशन जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा, अगर वो उसके अंदर अंदर आप नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। इफ द पीरियड ऑफ असाइनमेंट इज नॉट स्टेटेड, मान लीजिए कि दोनों ने किस पीरियड तक इस वर्क को असाइन किया गया, असाइनर के द्वारा असाइनी को, वो मेंशन नहीं किया है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो 5 साल तक के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट के डेट से 5 साल तक के लिए उनको ये जो वर्क है वो असाइन किया गया है, ठीक। ये हमारा सबसेक्शन 5 कहता है। सबसेक्शन 6 क्या कहता है, अगर मान लीजिए टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है असाइनमेंट का वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि ये विद इन द इंडिया है, दैट इज विद इन आवर कंट्री, ये जो वर्क है उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट वहीं तक है, उससे बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो ये मान लिया जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने सबसेक्शन 7 की तरफ। Nothing in subsection 2 or subsection 3 or subsection 4 or subsection 5 or subsection 6 shall be applicable to the assignments made before the coming into force of Copyright Amendment Act 1994, ठीक है। तो कोई भी जो आपके सबसेक्शन में बातें कही गई हैं 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ठीक है, वो जो है जो आपका कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 1994 है उसका इफेक्ट उस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी किस मोड में वो असाइनमेंट जो किया जाएगा वो वहां पे बताया गया है, तो इसका इफेक्ट जो है उस पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं 8 पे। द असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनी वर्क कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स एंड कंडीशंस राइट्स ऑफ द राइट्स ऑलरेडी असाइन्ड टू अ कॉपीराइट सोसाइटी इन विच द ऑथर ऑफ द वर्क इज अ मेंबर शैल बी वॉइड, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो असाइनमेंट है कॉपीराइट का किसी भी वर्क में, अगर मान लीजिए कि उन्होंने अपने टर्म्स और कंडीशंस जो है वो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है, अगर उसके अगेंस्ट होगा, उसके कॉन्ट्ररी होगा तो उसको माना जाएगा। और जहां पे वो जो ऑथर है वो क्या है, कॉपीराइट सोसाइटी का वो मेंबर है, तो अगर वो जो टर्म्स और कंडीशंस जो डिसाइड हुए हैं अगर उसके बियॉन्ड जाते हैं, उसके अगेंस्ट होता है कोई काम, तो क्या माना जाएगा, उसको एज अ वॉइड, उस असाइनमेंट को वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा सबसेक्शन 8 कहता है। सबसेक्शन 9 क्या कहता है, नो असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन एनी वर्क make cinematograph film shall affect the rights of the author of the work to claim an equal share of royalties and consideration payable in case of utilization of work in any form other than for the communication to the public of the work along with the cinematograph film in cinema hall। ये यही कह रहा है, सीधी सादी यही बात कह रहा है कि कोई भी असाइनमेंट जो है कॉपीराइट एक्ट का, ठीक है,
ये सिनेमाटोग्राफ फिल्म में उसमें क्योंकि म्यूजिकल जो वर्क्स होते हैं उसके मतलब अलग ऑथर होते हैं, है ना, साउंड रिकॉर्डिंग के अलग ऑथर होते हैं। तो जो अलग अलग ऑथर है उनके राइट्स को, जो राइट टू रिसीव रॉयल्टीज होती हैं, उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा और इक्वल बेसिस पे उनको रॉयल्टीज मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है उनके राइट्स को अफेक्ट करता है, उनके राइट टू गेट दी कंसिडरेशन जो उनको मिलना चाहिए उसको अफेक्ट करता है, तो वो असाइनमेंट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो वो असाइनमेंट एक तरीके से मान्य नहीं होगा, ठीक। अगर उनके राइट्स को, राइट टू रिसीव द रॉयल्टीज, उनके इकोनॉमिक राइट्स जो है एक्सरसाइज करने हैं ऑथर्स को, ठीक है, तो अगर उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है या फिर बोल सकते हैं कि अगर उसमें उन राइट्स को अफेक्ट किया जा रहा है तो वो असाइनमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से वो कॉपीराइट का असाइनमेंट जो है असाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक। नो असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन एनी वर्क मेक अ साउंड रिकॉर्डिंग। अब सेम बात है साउंड रिकॉर्डिंग में, जैसे सिनेमाटोग्राफ फिल्म की बात कर रहे हैं वैसे ही साउंड रिकॉर्डिंग की ही बात कर रहा है, ठीक है। विच डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एनी सिनेमाटोग्राफ फिल्म। कोई साउंड रिकॉर्डिंग है वो अगर सिनेमाटोग्राफ फिल्म का पार्ट नहीं है, ठीक, shall affect the rights of the author। अगर वो ऑथर के राइट्स को अफेक्ट कर रहा है of the work to claim an equal share of the royalties and consideration payable for any utilization of such work in any form। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऑथर जो है वर्क का, अगर उसका राइट टू गेट द रॉयल्टीज या फिर जो कंसिडरेशन है जो कि पेएबल है ऑथर को, अगर वो अफेक्ट हो रहा है किसी तरीके से ये जो राइट है, तो वो असाइनमेंट नहीं माना जाएगा, वो अनमान्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो मोड ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। क्या हो गया? मोड ऑफ असाइनमेंट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि असाइनमेंट आपसे पूछ लिया गया, ठीक, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आएगा ही, लॉन्ग आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, आंसर करना पड़ेगा, तो आप असाइनमेंट बताएंगे और किस किस मोड में असाइनमेंट किया जा सकता है आपको वो भी बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से हमने इस सेक्शन को डील किया है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक करें और जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।